फोस्फोराइलेशन का पार्ट सेकंड है। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिटेल में सीखा था, और अब हम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन को, कॉन्सेप्ट को, यानी कि किस तरीके से हमें यहाँ पर एनर्जी मिलती है, कैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन ने फोस्फोराइलेशन के इवेंट को टेक प्लेस करवाया, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। तो ये देखेंगे भाई, हमारा पार्ट 2 प्रेजेंट है, किसका भाई? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का एंड योर ईटीसी का। चलो भाई, तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। ईटीसी तो हमने सीख लिया, अब हम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बेसिकली ऑक्सीडेटिव और फोस्फोराइलेशन दो अलग अलग प्रोसेस है। हमने यहाँ पर पहले क्या किया है? हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया है। किस किस का ऑक्सीडेशन किया था? हमने NADH का ऑक्सीडेशन किया था बेटा जी, और हमने यहाँ पर FADH2 का ऑक्सीडेशन किसका किया था? NADH का ऑक्सीडेशन किया था और FADH2 का किया था। तो ये जो हमारा ऑक्सीडेशन का काम हुआ था, ये जो हमारा ऑक्सीडेशन का काम हुआ था, इस ऑक्सीडेशन के काम के बाद हमें कुछ एनर्जी मिली। कैसे मिली? पढ़ेंगे डिटेल में। हमें कुछ एनर्जी मिली जिसकी वजह से फोस्फोराइलेशन का इवेंट टेक प्लेस। क्या हुआ? फोस्फोराइलेशन का इवेंट टेक प्लेस। फोस्फोराइलेशन का इवेंट टेक प्लेस हुआ, यानी कि एडीपी का फोस्फोराइलेशन होके यहाँ पर एटीपी बना। क्या बना? एटीपी बना। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस आपस में कपल्ड हैं, यानी के ऑक्सीडेशन एंड फोस्फोराइलेशन दो अलग अलग काम हैं। ऑक्सीडेशन एंड फोस्फोराइलेशन आर कपल्ड। ये दोनों आपस में क्या है बेटा? ये दोनों आपस में कपल्ड है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए से मतलब क्या है? अगर ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो कहीं ना कहीं हम फोस्फोराइलेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा तो फोस्फोराइलेशन के सपने देखना भूल जाओ। तो फोस्फोराइलेशन का जो एनर्जी आता है वो NADH और FADH2 के ऑक्सीडेशन से ही आता है। इनके इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होते हैं ईटीसी के थ्रू ऑक्सीजन के पास जाते हैं, प्रोटॉन की जो पंपिंग होती है मैट्रिक्स से IMS में, फिर पीएच में चेंजेस आते हैं और हम भूले को वापस बुलाते हैं। जो घर का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको वापस नहीं कहते। तो वही सेम काम यहाँ पर करना है कि हमारे प्रोटॉन मैट्रिक्स से जो IMS में गए थे, अब वो IMS से वापस मैट्रिक्स में आते हैं, जिसमें एनर्जी क्रिएट होती है जो फोस्फोराइलेशन में यूज होती है। तो इसी को अब हम बेटा जी डिटेल में सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स लर्न ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। और इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वापस से हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया। पूरी चीज माइटोकॉन्ड्रिया के हाथ में है। माइटोकॉन्ड्रिया के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो लेट्स सपोज ये हमने आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बना दी। दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर की तरफ यहां पर हम बनाने जा रहे हैं आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। येलो कलर से जो मैंने बनाया है आपका, दिस इज योर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा? साइटोसोल। ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट है आपका जी मैट्रिक्स। क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ईटीसी चल रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर NADH का एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूडेंट्स? NADH का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो NADH के अंदर आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इन्वॉल्व होगा, और इन्वॉल्व होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटॉन की पंपिंग। मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स कुछ प्रोटॉन को पंप करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन पंप करता है, तीसरा भी 4 प्रोटॉन पंप करता है, और लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स जो है आपके 2 प्रोटॉन की पंपिंग करता है। और अल्टीमेटली जो हमारा मैट्रिक्स वाला साइड है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम अपने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। पूरे के पूरे आपने क्या किया भाई? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने NADH से इलेक्ट्रॉन लिया और इस तरीके से NAD पॉजिटिव को और प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। तो ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये ही तो ETC में चल रहे हैं, और ये कहाँ पहुंच रहे हैं? ऑक्सीजन के पास। और अल्टीमेटली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं तो वो यहाँ पर वाटर बना लेते हैं।
इतनी कहानी हमने ईटीसी में पढ़ी है। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, रिकॉल करवाया है, ये हमने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में ईटीसी के अंदर पढ़ा था, राइट। अब हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं एस्पिरेंट्स, हम देखने जा रहे हैं कि ये क्योंकि हमारा प्रोटॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ गया, आईएमएस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो जो भी इसका पीएच होगा वो पीएच अब थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जब भी प्रोटॉन बढ़ता है हम थोड़ा सा पीएच अपना डाउन करने लग जाते हैं। यही आप सीखते हो कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर पीएच। जितना ज्यादा पीएच होगा इसका मतलब प्रोटॉन उतना ही कम है। तो यहाँ पर हमें कितना पीएच देखने के लिए मिलता है बेटा, हमें यहाँ का आईएमएस का पीएच देखने के लिए मिलता है 7। अगर यहाँ का पीएच 7 है तो मैट्रिक्स का 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि मैट्रिक्स के प्रोटॉन जा रहे हैं, मैट्रिक्स के प्रोटॉन कम हो रहे हैं, तो इसका पीएच कैसा होगा, इसका पीएच थोड़ा ज्यादा होगा, इसका पीएच होता है 8। दोनों तरफ पीएच में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 1 यूनिट का होता है। कितने यूनिट का होता है, 1 यूनिट का होता है। और एक बात, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आ रहे हैं तो ये फेस हमारा पी फेस बनता है, और अंदर वाला फेस, इसकी नेगेटिविटी जो है बढ़ रही है, पॉजिटिविटी इसकी जा रही है, अंदर वाला फेस हमारा एन फेस बनता है। कौन सा फेस बनता है, एन फेस बनता है। तो हमें एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हर बार फ्लो इस डायरेक्शन में हो और बदले में हम कुछ ना करवाएं तो ये पीएच दिन पर दिन कम होता रहेगा, ये पीएच दिन पर दिन बढ़ता रहेगा और बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस खराब हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये जो प्रोटॉन आईएमएस में इकट्ठे हुए हैं हमें इनको वापस घर भेजना पड़ेगा, यानी कि देयर मस्ट बी फ्लो बैक ऑफ प्रोटॉन। हमारे जो प्रोटॉन है इनको वापस जाना चाहिए। मैंने क्या बोला, यहाँ पर देयर मस्ट बी फ्लो बैक ऑफ प्रोटॉन्स, हमारे प्रोटॉन्स को वापस जाना चाहिए। कहां से कहां, आईएमएस से मैट्रिक्स में जाना चाहिए। प्रोटॉन्स जब आईएमएस से मैट्रिक्स में जाते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कैसा है, यहाँ पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कैसा है, कम। तो हम यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में लेके जा रहे हैं आपको, यानी कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो नहीं करवा रहे हैं। और चार्ज्ड मॉलिक्यूल का अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाना होता है तो वो हमें किसी ना किसी प्रोटीन की मदद से करवाना होता है, यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाना होता है। तो यहाँ पर ये काम जो प्रोटीन करके जाता है, जो कॉम्प्लेक्स करके जाता है, उसी को एटीपी सिंथेस कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इसी का नाम है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 आपका इसी का नाम है। और जब आपके प्रोटॉन फ्लो बैक करते हैं तो अपने साथ कुछ एनर्जी लेके आते हैं और वो एनर्जी यूज करके हम यहाँ पर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज कपलिंग विद द प्रोसेस ऑफ फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन टर्म का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? don't learn, just take the concept why it is oxidative phosphorylation। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कपल्ड है, किसके साथ कपल्ड है बेटा, द फोस्फोराइलेशन प्रोसेस। चलिए जी, इतनी कहानी समझ में आ गई है तो मुझे बता दीजिए, इतनी कहानी अगर समझ में आ गई है तो बता दीजिए। यस 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 बेटा, ईटीसी में इसका मतलब, यमुना तुम्हारे कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर है ही नहीं। ईटीसी ने एटीपी नहीं बनवाया, ईटीसी ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया है। वो इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पे जाता है तो प्रोटॉन की पंपिंग होती है, इन प्रोटॉन को जब वापस भेजते हैं तब एटीपी बनता है। यानी ईटीसी इनडायरेक्टली आपको प्रमोट करता है कि हाँ जी एटीपी बनाइए, ईटीसी डायरेक्ट एटीपी नहीं बनाता है। ओके जी, ओके जी, ओके जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। आगे की दुनिया देखते हैं, आगे की दुनिया में चलते हैं भाई। अब ये देखो भाई, अब ये देखो, हमारे पास यहाँ पर एक हाइपोथेसिस आया था, नाम तो तुमने सुना ही होगा, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या नाम है जी, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है किसने प्रपोज किया था भाई, हु प्रपोज्ड दिस? तो इसको प्रपोज्ड किया था
पीटर मिचेल ने। किसने प्रपोज किया था? पीटर मिचेल ने इसको प्रपोज किया था इन द ईयर ऑफ 1961। 1961 के ईयर में प्रपोज किया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक सिंपल सी बात बोली थी। वो सिंपल सी बात क्या थी? इन्होंने कहा था कि भाई ईटीसी का जो काम है, यानी ऑक्सीडेशन का जो काम है, इट इज कपल्ड विद द प्रोसेस ऑफ फोस्फोराइलेशन। इन्होंने ही ये बात आपको समझाई थी, पीटर मिचेल ने ही ये बात आपको समझाई थी कि भाई यहां पर क्या होता है, आपका जब ईटीसी चलता है, क्या चलता है? ईटीसी चलता है, यानी कि जब आपका ऑक्सीडेशन का काम होता है, तब ये जो ऑक्सीडेशन का काम है ना, अल्टीमेटली अल्टीमेटली इसी के बदौलत हम क्या करते हैं? अल्टीमेटली इसी के बदौलत हम यहाँ पर एक काम करते हैं, और वो काम क्या होता है बताओ भाई? वो काम होता है फोस्फोराइलेशन। किसका होता है जी? फोस्फोराइलेशन। ये कॉन्सेप्ट हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है, ये कॉन्सेप्ट हमारा पीटर मिचेल ने ही दिया था कि आप प्रोटॉन को लेके आ रहे हो, उनका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, यानी कि जब आप इनको वापस बैलेंस करने के लिए वापस फ्लो बैक करवाओगे, तो यहां पर एनर्जी क्रिएट होगी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और उसको यूज करके आप यहां पर एडीपी का फोस्फोराइलेशन कर सकते हैं। तो अब ये एनर्जी रिलीज कैसे होती है? अब ये एनर्जी मिलती कैसे है, जरा देख लेते हैं। ये एनर्जी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की फॉर्म में मिलती है। कभी नाम सुना है आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का? होता क्या है भाई, ये हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता क्या है? जब भी किसी चार्ज्ड मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, तब तब हम लोग ईसीजी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? ईसीजी के बारे में। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट, यानी कि ये जो ईसीजी क्रिएट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? प्रोटोन की वजह से क्रिएट हो रहा है। कैसे क्रिएट हो रहा है? तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा आप इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को बना लो। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक तरफ हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और दूसरी तरफ हम लोग मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से लिखिए कि भाई जब भी ईटीसी चलेगा, ठीक है, डिटेल वर्जन बहुत बार पढ़ लिया तो सिंपल ईटीसी लिख दो, कि जब भी हमारा ईटीसी चलेगा, तब अल्टीमेटली प्रोटॉन का फ्लो जो है वो इस तरफ आएगा। प्रोटॉन हमारे मैट्रिक्स से कहां पर आएंगे? प्रोटॉन हमारे मैट्रिक्स से आएंगे आपके कहां पर? आईएमएस में। ठीक है, जिसके रहते मैट्रिक्स का जो पीएच है वो 8 हो जाएगा, और यहां पर जो हमारा पीएच है वो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर क्या करते हो? अब जब आप यहाँ पर वापस से अपने प्रोटॉन्स का फ्लो बैक करवाते हो, व्हेन देयर इज फ्लो बैक ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा भाई? प्रोटॉन का अगर आप फ्लो बैक करवाओगे, यानी कि प्रोटॉन को आप आईएमएस से कहां पर भेजोगे? आईएमएस से जब आप मैट्रिक्स में भेजोगे, ये रही आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो वापस भेजने की जो जिम्मेदारी लेता है, वो लेता है आपका एटीपी सिंथेज। कौन लेता है बेटा ये जिम्मेदारी? ये लेता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज कहता है मैं आपके प्रोटॉन को इस तरीके से वापस मैट्रिक्स में पहुंचाऊंगा। ठीक है, और जब ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होता है, तो क्योंकि क्योंकि आपका चार्ज का डिफरेंस प्रेजेंट है, इस तरफ कैसा चार्ज है? इस तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ आपके पास नेगेटिव चार्ज है। यहां पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है। तो अल्टीमेटली यहां पर जो डिफरेंस आता है, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस। यहां पर जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ खाली एक एक चीज में नहीं आया, दो चीज में आया। पहला तो यहाँ पर पीएच डिफरेंस आया, क्योंकि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन दोनों जगह अलग अलग है, तो यहाँ पर पहला डिफरेंस जो आता है वो पीएच की टर्म्स में आता है, और दूसरा डिफरेंस आता है वोल्टेज की टर्म्स में। वोल्टेज यानी कि हम इलेक्ट्रो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। एक तरफ हमारे पास एन फेज प्रेजेंट है, दूसरी तरफ पी फेज प्रेजेंट है। इसी के लिए कंबाइंड टर्म यूज किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। देखो समझो, इस टर्म को समझो कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट?
ये एक सिंपल सा टर्म है जो कहता है इलेक्ट्रो यानी कि वोल्टेज की टर्म्स में भी डिफरेंस है, केमिकल यानी कि पीएच की टर्म्स में भी डिफरेंस, क्योंकि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जो है वो अनइक्वल है। और ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। तो क्या आपको पहले बताओ ये टर्म समझ में आया? क्या ये टर्म आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, सबकी चैट मुझे नजर आ रही है, जल्दी से आप मुझे रिप्लाई कीजिए। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली जब इतना कुछ चलता है, इतना कुछ चलता है, प्रोटॉन इस तरफ इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पर आपका ईसीजी क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ईसीजी क्रिएट होता है जो एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसका नाम होता है प्रोटोन मोटिव फोर्स। क्या नाम होता है? प्रोटोन मोटिव फोर्स। यानी कि प्रोटोन को घर पे वापस भेज। और एज अ रिजल्ट ऑफ पीएमएफ, भाई पीएमएफ जब आपका जनरेट हुआ तो ये पीएमएफ कहता है, ये प्रोटोन मोटिव फोर्स कहता है कि आप भैया अपने घर पर वापस, अपने घर पर आप वापस जाइए। और वापस जाओगे तो जो एनर्जी लेके जा रहे हो उस एनर्जी का प्रयोग आप यहाँ पर एडीपी के फोस्फोराइलेशन में लगाइए, यानी कि एटीपी के फॉर्मेशन में लगाइए। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, यही कॉन्सेप्ट है। ये पूरा कॉन्सेप्ट पीटर मिकल ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आपका जब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ प्रोटॉन कम, एक तरफ ज्यादा, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करता है। और प्रोटॉन मोटिव फोर्स ये मेक श्योर करते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो अब वापस से अपने घर जाएं, यानी कि वापस से मैट्रिक्स में। और जब वो मैट्रिक्स में जाते हैं तो अपने साथ जो एनर्जी लेके जाते हैं वो एनर्जी एडीपी के फोस्फोराइलेशन में खर्च होती है और अल्टीमेटली एटीपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। सो इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी। एक बार फायर वायर लगा दो थोड़ा सा लाइव चैट में भाई, थोड़ा सा फायर वायर लगा दो लाइव चैट में। चलो भाई, यस यस, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। आवाज कम आ रही है आज? मैं तो बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ। आवाज कैसे कम आ रही है? आवाज कैसे कम आ रही है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है आवाज कम आ रही? चलो भाई इधर देखो, इधर देखो। हाँ जी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। बिल्कुल, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम एटीपी सिंथेज वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे भाई। एटीपी सिंथेज वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को सीखो। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब क्लियर हो गया कि क्यों यूज किया जाता है ईटीसी के साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टर्म। तो आई होप ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। बेटा ये एंजाइम ही है, एटीपी सिंथेज नाम से समझ में आ रहा होगा। एटीपी सिंथेज जिसके पीछे भी एज लगता है वो एंजाइम ही होता है। तो ये एटीपी सिंथेज एंजाइम ही है। इसको कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के नाम से भी जानते हैं और इसको F0 F1 कॉम्प्लेक्स के नाम से भी, अलग अलग नाम प्रेजेंट है, अलग अलग नाम इसके प्रेजेंट है। और इसके बारे में भी पूरा डिटेल वर्जन हम लोगों को पढ़ना है, पूरा डिटेल वर्जन हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं खुशी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये देखो भाई, यहाँ पर कैसे कैसे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को प्रूव किया गया। उसने बोला तो खाली मान थोड़ी लेंगे, तो एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ हुआ भाई? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, जो भी हमारी थ्योरी आई थी, जो अभी हमने पूरी डिटेल में पढ़ी है, उस चीज को कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। एनीवन इन द क्लास जो बता सके? इसका एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट ने किया था भाई, दूसरे साइंटिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था और उनका नाम था जेगेंडॉर्फ। जेगेंडॉर्फ ने किसके साथ मिलके भाई? यूराइब के साथ मिलके यहाँ पर 1966 में जो केमियोस्मोटिक थ्योरी आई थी, पीटर मिकेल ने जो दी थी, उस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। क्या किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। इन्होंने क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन होती है ना,
उसको लिया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है ना, उसको लिया था, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट। तो इन्होंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम ये जो थ्योरी है जो कि पीएच के बेसिस पर और प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर, वोल्टेज के बेसिस पर अपने आप को जस्टिफाई कर रही है, हम इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखते हैं, राइट। तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन को नहीं पकड़ा था, इन्होंने पकड़ा था यहां पर, इन्होंने पकड़ा था यहां पर बेटा क्या, क्लोरोप्लास्ट का थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन। अब कुछ बच्चों को तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पता होगा। क्लोरोप्लास्ट जनरली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, दो मेम्ब्रेन होती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा इस तरीके से हमें थाइलाकॉइड्स देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलते हैं, थाइलाकॉइड्स देखने के लिए। ये आपका एक थाइलाकॉइड है, ये एक थाइलाकॉइड है, ये दूसरा थाइलाकॉइड है। तो ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है ना, इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर भी, ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी आपके पास F0 F1 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, और इसी के थ्रू इन्होंने एक्सपेरिमेंशियल प्रूफ किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन यूज नहीं की थी भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन यूज नहीं की थी इन्होंने, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है वहां से अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, वहां से अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था जरा देख लेते हैं भाई। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन बनाने जा रहे हैं, और इसके पास प्रेजेंट है आपका F0 F1 पोर्शन। क्या प्रेजेंट है, F0 F1 पोर्शन प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरीके से आपका F0 F1 पोर्शन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर का जो पीएच प्रेजेंट है बेटा जी वो 7 है, और अंदर का भी जो पीएच है स्टार्टिंग में वो 7 है। बाहर का पीएच अंदर का पीएच दोनों कैसे हैं, 7। और ये हमने बनाया है आपका F0 F1 कॉम्प्लेक्स। क्या बनाया है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स बनाया है। हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि अगर आप इनका पीएच जो है, हमने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, हमने देखा कि अगर आप इनका पीएच जो है दोनों का सेम रखो, लेकिन 7-7 की जगह 4-4 कर दो, आप बाहर का पीएच भी किसी तरीके से 4 कर दो, और आप अंदर का जो पीएच है वो भी यहाँ पे 4 कर दो, तो F0 और F1 प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी देयर इज नो एटीपी सिंथेसिस। यहां पर आपका एटीपी सिंथेसिस देखने के लिए नहीं मिला। आपने पीएच कम कर दिया, उसके बावजूद भी एटीपी सिंथेस देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपका पीएच दोनों तरफ अलग अलग होना चाहिए। पीटर मिचेल ने तो यही बोला था ना कि पीएच दोनों तरफ अलग अलग होगा, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, तभी यहां पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा जो प्रोटॉन को घर वापस भेजेगा, और तब हमारा फोस्फोराइलेशन का इवेंट होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि पीएच अगर दोनों तरफ सेम होगा तो एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया भाई, क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, यहां पर अंदर का पीएच तो 4 कर दिया, कितना करा भाई, हमारे अंदर ये जो हमारा ल्यूमन था इसका पीएच 4 कर दिया, और बाहर वाला जो पीएच है वो आपका यहां पर 8 कर दिया। क्या कर दिया, बाहर वाला पीएच 8 कर दिया। अब पीएच यहां पर 8 है, इसका मतलब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहां पर कम है, पीएच अंदर का कम है, इसका मतलब यहां पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कैसा होगा, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और इन्होंने क्या कहा था कि प्रोटॉन जो होते हैं भाई, प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएंगे ताकि पीएच को मेंटेन कर पाए। तो अल्टीमेटली प्रोटॉन यहां पर इस तरफ आए, प्रोटॉन यहां पर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आए, और यहां पर हमें एटीपी का सिंथेसिस भी देखने के लिए मिला। तो ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करती है कि अगर आप पीएच अलग अलग करोगे तो जहां का पीएच ज्यादा होगा, यानी जहां पर प्रोटॉन कम होंगे, प्रोटॉन उस तरफ आएंगे और उसी तरफ एटीपी बनेगा। दैट्स वाई बेटा जी हमारा जो एटीपी बनता है वो मैट्रिक्स की तरफ बनता है, क्योंकि मैट्रिक्स की तरफ प्रोटॉन का फ्लो होता है। मैट्रिक्स की तरफ आपके पास प्रोटॉन जो है वो कम थे, तो प्रोटॉन मैट्रिक्स की तरफ वापस जाएंगे और एनर्जी जनरेट करेंगे, और अल्टीमेटली जो एटीपी सिंथेसिस बनेगा वो मैट्रिक्स की तरफ बनेगा। और ये बात इन्होंने एक्सपेरिमेंटली थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन लेके प्रूफ भी करी थी। दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे। अगर यहां पर पीएच सेम रखोगे तो देयर इज नो प्रोटॉन फ्लो,
आप यहाँ पर कोई भी नेट प्रोटॉन का फ्लो करवा ही नहीं पाओगे, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम मेंटेन है, पीएच का डिफरेंस होगा दोनों तरफ, तब भी आप अल्टीमेटली प्रोटॉन का फ्लो करवाओगे, एनर्जी मिलेगी और एटीपी का सिंथेसिस होगा। अरे आ गया क्या समझ में तुम्हें? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस यस यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अगर ये आपकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है जी, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और ये अंदर क्या होगा, थाइलाकॉइड का ल्यूमन होगा, तो बाहर क्या प्रेजेंट होगा, बाहर प्रेजेंट होगा स्ट्रोमा। भाई ये देखो, ये क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रोमा। दिस इज आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, दिस इज इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन एस्पिरेंट्स, और ये होता है आपका इंटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आ गया क्या, बोल दो ना जरा, दिल में जो है, आया है या नहीं आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस यस यस, विद्यार्थियों, विद्यार्थियों, क्या ये बात समझ में आ गई? देखने के लिए कि खाली पीएच कम करने से कुछ नहीं होता, आपने बोला एक तरफ का पीएच कम कर दो, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, हमें पीएच का डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है। लो पीएच कम कर दिया, यहां भी पीएच 4 है, यहां भी 4 है, लेकिन बाहर वाले के साथ अगर मैच करेगा पीएच, तो आप प्रोटॉन का फ्लो मेंटेन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इसीलिए पीएच का डिफरेंस जरूरी होता है, पीएच का डिफरेंस नहीं होगा तो आप यहां पर एटीपी नहीं बनवा पाओगे। यही तो प्रूफ करना था कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट चाहिए, यानी कि कंसंट्रेशन का और चार्ज का डिफरेंस चाहिए, तभी प्रोटॉन मोटिव फोर्स आएगा, तभी हमारा एटीपी बनेगा। यही प्रूफ को है, यही हमने प्रूफ किया है। ठीक है, all clear, all clear, all clear, all clear, all clear. I think all clear. I think all clear. Yes, yes, yes. चलो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखेंगे सामने। अभी बताएंगे बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं एफ नोट F1 कॉम्प्लेक्स अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी वो बहुत अलग टॉपिक है। एटीपी सिंथेस अपने आप में आधे पौने घंटे का टॉपिक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, रैंडम क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे। हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। ठीक है, चलो भाई, प्रियांजलि कह रही है मैट्रिक्स में क्यों बनेगा। प्रियांजलि तुम मुझे बताओ कहां बनेगा, जहां पर प्रोटॉन कम है, प्रोटॉन घर वापस कब आएगा, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ आएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाया है ना। तो प्रोटॉन जो है उसकी कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा थी, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन आपके आईएमएस में ज्यादा थी, और जहां पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है उस तरफ प्रोटॉन जाएगा। फोर्स, जब फोर्स उसको मिलेगा तो बोलेगा अच्छा अच्छा, मुझे पार्शियलिटी नहीं करनी, मुझे लो की तरफ जाना है, और एनर्जी देगा, और एनर्जी देगा तो एटीपी बनेगा। और ये कौन सी साइड है प्रियांजलि, ये आपके मैट्रिक्स की साइड है। कौन सी साइड है, ये आपकी मैट्रिक्स की साइड है। ठीक है, चलू मैं आगे, चलू मैं आगे। ये देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, दोबारा मुझे बता दो भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ कोई बात नहीं शानी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अनकपलिंग एजेंट्स एंड आइनोफोर्स। अनकपलिंग एजेंट्स और आइनोफोर्स की बात करेंगे, फिर हम एटीपी सिंथेस को डिटेल में पढ़ेंगे। एटीपी सिंथेस अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड वर्जन वाला टॉपिक है, तो हम उसकी बातें भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अनकपलिंग एजेंट। अनकपलिंग एजेंट्स के बारे में बात कर, अनकपलिंग एजेंट्स और आइनोफोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनकपलिंग एजेंट्स और आइनोफोर्स क्या काम करती हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि ये अनकपल, कपल बर्दाश्त नहीं है इनको, कपलिंग किसी के साथ प्यार मोहब्बत देख ही नहीं सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं उनको, अलग अलग। यानी कि जो अनकपलिंग एजेंट्स और आइनोफोर्स होते हैं, इनका एक ही पर्पस होता है, ये कहते हैं ऑक्सीडेशन कॉन्टिन्यूज, पानी बनना नहीं रुकना चाहिए, ऑक्सीडेशन कंटिन्यू करो, ईटीसी को कंटिन्यू करो, बट नो फोस्फोराइलेशन। लेकिन आप फोस्फोराइलेशन के इवेंट को मत करो। ये दोनों प्रोसेस जो आपके आपस में कपल थे उनको अनकपल करते हैं।
यानी कि दे कपल, दे अनकपल, दे अनकपल द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन और फोस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है वो उसको अनकपल करते हैं। क्या करते हैं? उसको अनकपल करते हैं। कौन? अनकपलिंग एजेंट। ये कहते हैं ऑक्सीडेशन कभी नहीं रुकना चाहिए, ऑक्सीडेशन कंटिन्यू। ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन तो होगा, यानी के ऑक्सीजन से जो वाटर बना रहे हो ये काम तो होगा, लेकिन नो एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी नहीं बनवाने देंगे। यानी कि हम क्या नहीं करवाएंगे? हम यहां पर फोस्फोराइलेशन को नहीं होने देंगे। अब क्या ऐसा काम करते हैं जरा समझेंगे। ये कहते हैं हम फोस्फोराइलेशन को नहीं होने देंगे। इसका मतलब एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होगी? एनर्जी यहां पर हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। भाई एनर्जी या तो एटीपी बनाने में काम आती है या हीट की फॉर्म में लॉस होती है। आप साफ साफ सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में कह रहे हो कि हम तो यहाँ पर एटीपी बनने नहीं देंगे। ओपन चैलेंज दे रहे हो कि एटीपी नहीं बन सकता हमारे होते हुए। तो भाई क्या होगा? वो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। किस फॉर्म में लॉस हो जाएगी? हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारा एटीपी जो है वो यहां पर नहीं बनेगा और एनर्जी हमारी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। किस फॉर्म में लॉस हो जाएगी? हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखते हैं आगे देखते हैं। अनकपलिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं भाई। अनकपलिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। किस किसने नाम सुना हुआ है डाई नाइट्रोफिनॉल का? एनीवन इन द क्लास जिसने डीएनपी का नाम सुना हो? क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, डीएनपी। ये हमारे अनकपलिंग एजेंट्स के नाम हैं। किसके नाम हैं? अनकपलिंग एजेंट्स के। ऐसे ही एफसीसीपी अनकपलिंग एजेंट है। सिमिलरली आपने यहाँ पर थर्मोजेनिन का नाम सुना होगा। ये आपके अनकपलिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? अनकपलिंग एजेंट्स होते हैं। ये करते क्या है? ये आइनोफोर्स के एग्जाम्पल नहीं है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अनकपलिंग एजेंट्स। अनकपलिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल हैं। अब ये करते क्या है जरा देख लेते हैं भाई। करते क्या है इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल मोड ऑफ एक्शन होता है इनका, अनकपलिंग एजेंट्स का। बताओ क्या होता है? दिमाग लगाओ। मैं तुम्हें केमियोस्मोटिक की पिक्चर दिखाती हूँ जो हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। अब तुम खुद सोचो ये उसका काम खराब कैसे करेंगे। ये कहते हैं ईटीसी तो होना चाहिए, ईटीसी तो होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन नहीं होना चाहिए। ये बात कौन समझाएगा? मैसेजेस में तुम्हारे देख रही हूं, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी 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 बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ये देखो थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, इत्तू सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अनकपलिंग एजेंट्स बेसिकली करते क्या? इधर देखो, ये रही हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, दिस इज योर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये प्रेजेंट है बेटा जी आपके पास यहाँ पर क्या? आपके पास यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल, यानी कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस तरफ हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है जी? मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, राइट। अब ये देखो हुआ क्या हमारे पास यहाँ पर ईटीसी की बदौलत। भाई ये पूरा हम इस तरीके से ईटीसी बना देते हैं, डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमारे पास ईटीसी की बदौलत प्रोटॉन आते हैं आईएमएस। ठीक है, और जो हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ बैठा हुआ है, क्या नाम है इसका? कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, यानी कि एटीपी सिंथेज। इसका काम था इन प्रोटॉन को वापस लेके जाना, इसका काम था। अब होता क्या है? मेरे पास यहाँ पर जो अनकपलिंग एजेंट्स प्रेजेंट है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो जो मैंने लिखवाए हैं पीछे। ये अनकपलिंग एजेंट्स ना अपने अंदर प्रोटॉन को कैरी करते हैं, अनकपलिंग एजेंट्स क्या करते हैं? अपने आप को प्रोटोनेटेड बनवाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटोनेटेड बनवाते हैं। और ये हमारी इस तरीके से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में पहुंचते हैं तो ये प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं। ये अपने आप के प्रोटॉन को क्या कर देते हैं? रिलीज।
यानी कि ये बेचारा जो सोच रहा था प्रोटॉन को मैं रिलीज करूंगा, ये मौका ही नहीं मिलता, ये प्रोटॉन को रिलीज कर ही नहीं पाता। अनकपलिंग एजेंट्स जो इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मेंटेन किया था उसको डिसिपेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो आपका बना था ये उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय। बाय ट्रांसपोर्ट, क्या करते हैं भैया, बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन फ्रॉम आईएमएस टू मैट्रिक्स। ये कहते हैं जो काम तुम करोगे एटीपी सिंथेज वो मैं कर दूंगा। अब ये बेचारा एटीपी सिंथेज जब प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करता था तो एटीपी बनता था, अब ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली क्या नहीं हो पाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन तो हुआ था, ऑक्सीडेशन का इवेंट तो आपने करवाया था, लेकिन देयर इज नो एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये हमारे अनकपलिंग का मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अनकपलिंग एजेंट्स हमारी आइनोफोर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। आइनोफोर्स जो होती हैं बेटा ये भी अनकपलिंग एजेंट जो होता है उसकी तरह काम करती है। तो चलो आइनोफोर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आइनोफोर्स जो होती है जनरली ये बाहर से कैसी होती हैं, ये बाहर से लिपिड से बनी हुई होती हैं। बाहर से बेटा जी ये आपकी हाइड्रोफोबिक, एक सेकेंड, बाहर से ये आपकी कैसी होती हैं, बाहर से ये आपके हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, ठीक है। किस नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर। और अंदर की तरफ ये जो इंटीरियर इनका होता है भाई, सॉरी बाय मिस्टेक लिपिड मैंने लिख दिया था, अमीनो एसिड्स, ठीक है। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से जनरली बाहर से बनी होती है और अंदर की तरफ इसके पास हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो कि यहाँ पर किसी ना किसी आयन को कैरी कर सकते हैं। ये अपने प्रोटॉन को कैरी कर सकते हैं, ये अपने सोडियम को कैरी कर सकते हैं, ये अपने पोटेशियम को कैरी कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सेट्रा एक्सेट्रा अलग अलग आयनिक मॉलिक्यूल को ये कैरी करते हैं। और ये भी आयंस जो होते हैं भाई ये करते क्या हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं ये पॉजिटिव चार्ज आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं आईएमएस से लेके कहां पर, मैट्रिक्स में। और अल्टीमेटली क्या करते हैं, देयरफॉर डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डिस्ट्रॉय करते हैं। और एज अ रिजल्ट जो पीछे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन इन्होंने ईसीजी खराब कर दिया, प्रोटॉन मोटिव फोर्स को नहीं बनने दिया, तो फोस्फोराइलेशन का इवेंट नहीं होगा। और आयनोफोर्स के एग्जांपल में आप लोग वेलिनोमाइसिन का एग्जांपल पढ़ सकते हैं, आप लोग ग्रामिसिडिन का एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं, आइनोफोर्स के एग्जाम्पल होते हैं, जिनके बारे में आप सेल बायोलॉजी में भी डिटेल में सीखोगे। सेल बायोलॉजी में तो और भी ज्यादा हम लोग स्ट्रक्चर लेवल पर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। एंड एस्पिरेंट्स अब हम नेक्स्ट क्लास में एटीपी सिंथेज को भी डील करेंगे, वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड वर्जन है, ठीक है। ओके जी एस्पिरेंट्स।